नमस्कार। टॉपिक है हमारा मौर्य कला एवं स्थापत्य। कला और स्थापत्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मौर्य युग से ही सुसंगठित कला के क्षेत्र में हमें विकास के दर्शन होते हैं। इसके पूर्व की अगर हम बात करें तो कलात्मक वस्तुओं का जो निर्माण किया जाता था उसमें लकड़ी, मिट्टी की ईंटों या घास फूस आदि का प्रयोग होता था, जिसकी वजह से वे सभी वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मौर्य युग में ही सबसे पहले कला के क्षेत्र में पत्थर अर्थात पाषाण का प्रयोग किया गया और जिसकी वजह से वो कलाकृतियाँ जो है वो चिरस्थायी हो गई, यानी आज भी हमें वो कलाकृतियाँ मिलती हैं। मौर्य युग की कला को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है दरबारी, या जिसे हम राजकीय कला के नाम से भी जान सकते हैं, जिनमें कि राज निर्देशन में राजशिल्पी जो होते हैं उनके द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं, जैसे कि राजप्रसाद हो गए, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप आदि। दूसरा है लोक कला। लोक कला अर्थात जो स्वतंत्र जो कलाकार होते हैं वो लोक अभिरुचि के अनुरूप जिन कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इस श्रेणी में हम डाल सकते हैं जैसे कि यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं मिलती हैं या मिट्टी की जो मूर्तियां मिलती हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें लोक कलाओं के अंतर्गत आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम दरबारी या राजकीय कला की। मौर्य काल की जो अधिकांश स्मारक हमें मिलते हैं वो अशोक के पीरियड के हैं। मौर्य की शासक अशोक के समय के। अशोक से पहले मौर्य युग की जो वास्तुकला थी उसका ज्ञान हमें बहुत सारे यूनानी लेखकों के विवरण से प्राप्त होता है। कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें दुर्ग का निर्माण जिस तरह से किया जाना चाहिए, दुर्ग की वास्तुकला के तमाम लक्षणों की यानी उसकी विशेषताओं की चर्चा की गई है, जिसमें कि नगर के चारों तरफ एक खाई होती है जिसे परीखा कहा जाता है। एक ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ प्राकार होता है, यानी रहने का स्थान होता है, जिसे वप्र कहा जाता है। चबूतरे के लिए जो शब्द है, जो प्राकार होता है यानी संरचना होती है, उसमें द्वार होते हैं स्थान स्थान पर, विभिन्न कोष्ठ होते हैं, बुर्ज जैसे अट्टालक कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम जो विशेषताएं हैं ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे यूनानी रोमन जो लेखक हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था, उनकी जो राजधानी पाटलिपुत्र में जहाँ वो रहा करते थे, उस भव्य राजप्रसाद का विवरण हमें उन लेखकों के विवरण से प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैबो पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी उसका वर्णन इस तरह से करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहते हैं कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। यह समानांतर चतुर्भुज के आकार का था और इसके चारों ओर 700 फीट चौड़ी खाई थी। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, जिसमें सुरक्षा के लिए बाण छोड़ने के लिए सुराख बनाए गए थे, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। और इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत ही भव्य राजप्रसाद स्थित था। इसके जो स्तंभ थे उनकी विशेषता ये थी कि वो बहुत चमकते थे और उसमें सोने की लता पत्रावली मिलती है और चांदी से चिड़िया बनी हुई मिलती है। इसी में एक प्रमुख जो भवन था वो स्तंभों वाला मंडप था और ये जो राजप्रसाद था एक बहुत ही सुंदर पार्क के मध्य स्थित था। इसी तरह से दूसरे यूनानी लेखक हैं जैसे कि इलियन है, वही कहते हैं कि सूसा और एक बदना के जो राजप्रसाद हैं वो भी भव्यता में इसकी बराबरी नहीं कर सकते। खुदाई की अगर हम बात करें तो पटना के पास स्थित बुलंदी बाग और कुम्रहार में जो खुदाइयाँ की गई उसमें लकड़ी की विशाल भवनों के अवशेष हमें प्राप्त हुए। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष प्राप्त होते हैं, कुम्रहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के तमाम अवशेष हमें प्राप्त हुए जो मौर्यकालीन वास्तुकला के साक्ष्य के रूप में हम मान सकते हैं। ये जो राजप्रसाद था ये इतना सुंदर था कि जब फाहियान ने इसे देखा था तो ये कहा था कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, अपितु यह देवताओं के द्वारा बनाया गया लगता है।
अशोक के समय की कलाकृतियों की अगर हम बात करें तो उनको हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं: स्तंभ, स्तूप, वेदिका और गुहा विहार। सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे हम स्तंभ के विषय में। स्तंभ जो है मौर्य युग की वास्तुकला के बहुत ही सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं जिनमें सर जॉन मार्शल हैं, पर्सी ब्राउन है, वो ये मानते हैं कि ईरानी स्तंभों के जैसे हैं, यानी उनकी अनुकृति वो लोग बताते हैं। लेकिन अशोक के समय के स्तंभ और ईरान के जो स्तंभ हैं उनमें बहुत सारे अंतर हमें दिखाई देते हैं, इसलिए कहना उचित नहीं है कि ईरानी स्तंभ और अशोक की स्तंभ जो है वो उनमें काफ़ी समानता है, काफ़ी कुछ अंतर है। अंतर की अगर हम बात करें तो अशोक के जो स्तंभ है वो एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं, जिसे कहा जाता है एकाश्मक। दूसरी तरफ ईरानी स्तंभ जो है वो कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे, जो कि एकाश्मक नहीं थे। इसके अलावा अशोक के जो स्तंभ थे वो सीधे भूमि पर टिकाए जाते थे, जिसमें चौकी या आधार नहीं होते थे, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया जाता था। इसके अलावा ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगते थे उनकी डिज़ाइन में, जबकि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से लगे हुए हैं, किसी भी भवन का हिस्सा वो नहीं है। इसके अलावा अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर हमें मानव आकृतियों का अंकन मिलता है। इसी तरह से ईरानी स्तंभ गडारीदार है, यानी उस पर लाइंस वगैरह है, सपाट नहीं है वो। अशोक के स्तंभ प्लेन सपाट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अशोक के जो स्तंभ के शीर्ष पर बहुत सारी पशु मूर्तियाँ मिलती हैं, उनके बहुत सारे अर्थ भारतीय संदर्भ में लगाए जाते हैं, भारतीय परंपरा में लगाए जाते हैं। ईरानी स्तंभ के जो शीर्ष हैं उनकी कोई प्रतीकात्मकता, इस तरह का कोई कनेक्शन उनका नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते जाते हैं, जबकि ईरानी स्तंभों की चौड़ाई ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक जैसी है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि अशोक के स्तंभ बिल्कुल ही अलग तरह की संरचनाएं हैं, अलग तरह के वास्तु की एग्जाम्पल हैं, और दूसरी तरफ से ईरानी स्तंभ जो है पूरी तरह से अलग वास्तुकला पर आधारित है। हम किसी भी तरह से अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल नहीं कह सकते। साथ ही साथ मौर्यकालीन स्तंभ जो है वो इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि उनकी पॉलिश बहुत ही चमकदार है। आज भी जो शीशे की तरह चमकती है, इस तरह की पॉलिश उन पर की गई है। स्तंभ जो है, अशोक के स्तंभ की संख्या के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद लगभग 30 के आसपास इनकी संख्या रही है, जिनमें से 15 तो काफ़ी सुरक्षित हैं, काफ़ी सारे नष्ट भी हो गए हैं। अशोक के स्तंभों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरह के स्तंभ कह सकते हैं। एक ऐसे स्तंभ है जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई है, यानी अशोक का जो धम्म था उससे संबंधित कुछ संदेश है, वो धम्म लिपियाँ उस पर है। और दूसरे तरह के स्तंभ जो बिल्कुल प्लेन है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल सादे स्तंभ हम उनको कह सकते हैं, जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई है। इस तरह के स्तंभ दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया राज, रामपुरवा, संकीसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और जो प्लेन हैं, जो बिल्कुल सादे हैं, जिन पर धम्म लिपि नहीं है, वो रामपुरवा से प्राप्त हुआ है, बसाड़, कोसम इत्यादि स्थानों से ये स्तंभ प्राप्त हुए हैं। स्तंभ की वास्तु की विशेषताओं की बात करें तो उसके मुख्य भाग 4 हैं। यष्टि, यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल की आकृति, जिसे कई विद्वान घंटे की आकृति भी बताते हैं। तीसरा पार्ट है फलक या फलका, अबैकस जिसे कहा जाता है। और चौथा है स्तंभ को सजाने के लिए या मंडित करने वाली एक पशु आकृति या पशु आकृतियाँ जिनका अंकन उस पर किया गया है। तो ये स्तंभ के मुख्य भाग हैं। स्तंभ की जो यष्टि है वो एक ही पत्थर को तराश कर बनाई जाती है। इसकी चमक शीशे की तरह है। यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति का अंकन किया गया है, जिसे कुछ विद्वान मंगल कलश का प्रतीक मानते हैं। इसके ऊपर जो फलक होता है उसे तांबे की कीलों के द्वारा से जोड़ा गया है, इस पर स्थापित किया गया है। कुछ स्तंभ में चौकोर, कुछ में गोल और कुछ में अलंकृत फलक हमें प्राप्त होते हैं। फलक पर बहुत सारी पशुओं की आकृतियाँ मिलती हैं, जैसे कि हंस, सिंह, हाथी,
बैल, इन तमाम पशुओं का अंकन किया गया है। जैसे कि बसाड़ से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है उसके शीर्ष पर सिंह का अंकन किया गया है। संकीसा से प्राप्त स्तंभ पर हाथी है, उसके शीर्ष पर रंपरुआ जो स्तंभ है उस पर वृषभ बनाया गया है। लोरिया नंदनगढ़ पर सिंह का अंकन किया गया है और सांची और सारनाथ की जो स्तंभ है उसके ऊपर 4 सिंहों की आकृतियों को मंडित किया गया है। जो तमाम स्तंभ हैं ये चुनार के, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में है, कि बलुए पत्थर से बने हुए हैं। स्तंभ की जो लंबाई है वो 35 से 50 फीट तक है और लगभग 50 टन वजन के ये स्तंभ थे। स्तंभ शीर्षों में अगर हम बात करें तो कलात्मक दृष्टि से सारनाथ का जो स्तंभ है उसका सिंह का जो शीर्ष है वो कलात्मक दृष्टि से सर्व उत्कृष्ट माना जाता है। इसके फलक पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं और चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं। सिंहों का तने हुए शरीर की जो मांसपेशियां हैं, उनके लहराते हुए केश हैं, उनका जो गठीला अंग प्रत्यंग है वो बहुत ही सूक्ष्मता और चतुरता के साथ अंकित किया गया है। ये अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट थे उनकी शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है। सिंहों का जो मस्तक है उस पर महाधर्म चक्र स्थापित किया गया है, जिसका जो फलक है उसमें 32 तीलियां थी। ये जो फलक है ये शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। सिंहों के नीचे की जो फलक पे है उस पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं जो धर्म चक्र प्रवर्तन की प्रतीक माने गए। इसी तरह से इस पर 4 पशु गज, अश्व, बैल और सिंह की आकृतियों को उत्कीर्ण किया गया है। तो ये सारनाथ का स्तंभ का सिंह शीर्ष जो है कलात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो तमाम पशुओं का अंकन किया गया है इनकी व्याख्या भी अलग अलग प्राप्त होती है। कुछ इन्हें हिंदू देवी देवताओं से कनेक्ट करते हैं, कई विद्वान इनको गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके साथ में संबंधित करते हैं। तो ये तमाम प्रतीक जो इनके साथ में एसोसिएट किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन कला और स्थापत्य में स्तंभ जो है वो स्थापत्य जो था मौर्यकालीन समय का, खासतौर से अशोक के समय की जो स्तंभ है वो कलात्मक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने गए। थैंक यू।